सर जी नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार जी, रविंद्र जी। नमस्कार प्रिया जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू गिव आउट माय कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, जो एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई है अहमदाबाद टू लंदन। अभी खबरें आ रही है तो 50 का आंकड़ा है हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। होपफुली ज़्यादा जाने नहीं गई होंगी। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इस वक्त जो मार्केट है 900 पॉइंट्स सेंसेक्स नीचे क्रैश हुआ है और निफ्टी जो है अराउंड 300 पॉइंट्स डाउन है। सेंसेक्स 81,608 और निफ्टी 24,855 पॉइंट्स डाउन है। आज के दिन अगर देखें तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स रहे हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस एंड भारतीय एयरटेल। टॉप 5 गेनर्स फॉर टुडे: Bajaj Finserv, Apollo Hospital, Asian Paints, Tech Mahindra, and ONGC. Top 5 losers for today: Tata Motors, Tata Steel, Larsen, Trent, and Coal India. बाजार में आज हमने गिरावट देखी है और इसका मेन कारण है कि हमने मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही गिरावट देखी है। बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप है 1% डाउन है। सडन फॉल है, निफ्टी नीचे नज़र आया है। ऑटो, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी एंड मेटल्स जो है 1% डाउन है। टाटा स्टॉक्स जो है वो भी, उनमें भी 2% गिरावट नज़र आई है, जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। और प्रॉफिट बुकिंग देखी है आज, एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी हमने मार्केट में देखी है। तो आगे बात करते हैं हम रविंदर जी के साथ कमोडिटीज़ के बारे में, लेकिन पहले हम सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़। सेठी सर प्लीज़ न्यूज़ चलाइए। जी। चक्री पंप्स इंडिया लिमिटेड को महाराष्ट्र ऊर्जा विभाग एजेंसी मीडा से 4,500 ऑफ ग्रिड सौर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है। प्राणिक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने उपभोक्ता सतत खंड में एक प्रमुख खुदरा ग्राहक के लिए वेयरहाउसिंग संचालन शुरू किया है। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड से दूरसंचार सेवाओं के लिए कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड को आरबीआई से स्वीकृति मिली है ताकि वह फैक्टोरिंग व्यवसाय शुरू कर सके और संचालित कर सके। जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड को अंकलेश्वर स्थित एपीआई निर्माण सुविधा के लिए स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट EIR प्राप्त हुई है। अनुपम रसियाल इंडिया लिमिटेड ने जापानी बहुराष्ट्रीय समूह के साथ एक मास्टर खरीद समझौता किया है, जिससे जापान में इसकी रणनीतिक उपस्थिति मजबूत होगी। स्लोन इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड को 1000 HP 250 G9 लैपटॉप की आपूर्ति के लिए आदेश प्राप्त हुआ है। OBSC परफेक्शन लिमिटेड को एक प्रमुख अमेरिकी ऑटो कंपोनेंट्स निर्माता से 29 रुपये 30 करोड़ का निर्यात नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। रेडटेल ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने वाणिज्यिक टीमों द्वारा सामना की गई चुनौतियों को दूर करने के लिए एक रियल टाइम विश्लेषण समाधान लॉन्च किया है। विवियाना पावर टेक लिमिटेड को L1 चरण में सफल बोलीदाता के रूप में पुष्टि प्राप्त हुई है, जिससे गेटको के लिए 66 kV ट्रांसमिशन लाइन की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए टर्नकी अनुबंध सुनिश्चित हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने श्री आनंद बालाकृष्णन को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है। सी लॉर्ड कंटेनर्स लिमिटेड, एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने मंगलुरु में क्रायोजेनिक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG टर्मिनल चालू किया है। रेमंड लिमिटेड अपने रियल एस्टेट व्यवसाय को सितंबर तिमाही में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने की योजना बना रहा है। भारतीय बॉन्ड बाजार में उछाल आरबीआई के अप्रत्याशित नीतिगत फैसलों के बाद गति खो रहा है। भारत का आरबीआई अपनी रणनीति बदलते हुए ऑफशोर मुद्रा उपकरण को समाप्त कर रहा है। आरबीआई की नकदी प्रबंधन रणनीति भारत के अल्पकालिक बॉन्ड की मांग को बढ़ा रही है। ये थी आज की खबरें। तो ये रहे कॉर्पोरेट न्यूज़।
आगे बात करते हैं कमोडिटीज़ के बारे में रविंदर जी के साथ। तो रविंदर जी, स्वागत है आपका। रविंदर जी, कमोडिटीज़ के बारे में बताइए। खासकर हम बात कर रहे हैं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बारे में। तो बाकी का साल जो है 2025 आपको कैसा लग रहा है, और 2026 के बारे में भी आप क्या कहेंगे? व्हाट आर द की ड्राइवर्स जो प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं पहले। गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड्स हैं वो पॉजिटिव ही है कि ड्राइवर्स जो फैक्टर्स जो प्ले करेंगे प्राइजेस को अपवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहे हैं वो सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूस देख रहे हैं कि उनकी बाइंग में कोई कटौती देखने को नहीं मिल रही है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूस बाइंग हो रही है। उसके बाद में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले कर रहा है वो है सेफ हेवन डिमांड, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जिनकी वजह से गोल्ड प्राइसेस अपसाइड है। लेकिन सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में जो एक तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं और डिमांड का जो सडन राइज हुआ है आफ्टर ये जो सोलर का डिमांड बढ़ा है एकदम से, और ईवी सेक्टर से जो डिमांड सिल्वर को लेके बढ़ी है, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर की वो इंक्रीज हुई है काफ़ी ज़्यादा। उसकी वजह से सिल्वर डिमांड भी अपसाइड है, प्लस गोल्ड अपसाइड है, तो सिल्वर भी उसके साथ में अपसाइड मूव कर रहा है। बात करें कॉपर की, तो कॉपर में प्राइजेस का ट्रेंड अपसाइड का ही है। ऑल्दो कॉपर में एक ही चीज़ गेन्स को रोक रही है, वो है चाइनीज़ इकनॉमी। चाइनीज़ इकनॉमी जो है वो अभी अपने फुल उस पर नहीं है, और अगर उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की भी बात करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बात करें तो एक स्लो डाउन है। तो स्लो डाउन की वजह से जो कॉपर का सबसे बड़ा जो कंजप्शन है वो चाइना की तरफ से किया जाता है, तो इसी वजह से कॉपर प्राइसेस जो है वो एक अपसाइड में जाके कैप कर रहे हैं अपने गेन्स को, और लोअर साइड में भी हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन वाली रेंज जो है एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं। जी, सप्लाई और डिमांड आपको कैसा लग रहा है? कोई इम्बैलेंसेस है और वो मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए, गोल्ड में तो कंसिस्टेंट है, जैसे पहले था वैसे ही है। इवन गोल्ड में अगर हम देखें तो ज्वेलरी डिमांड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ईयर ऑन ईयर बात करें ग्लोबल लेवल पे तो ऑलमोस्ट 21% डाउन साइड में। चाइना का अगर कंपेयर करें तो 32% के आसपास डाउन है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इसमें भी लगभग 15% के आसपास का डाउन साइड देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों में देखें तो बाकी चीज़ों में गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, कंटिन्यूस सेंट्रल बैंक बाइंग बढ़ रही है, तो इसी वजह से प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड है। सिल्वर में एक बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है डिमांड सप्लाई में। सिल्वर प्राइसेस सिल्वर में ऑलमोस्ट 117 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में होगा, और आगे भी ये डेफिसिट जो है ये इंक्रीज हो सकता है। तो सिल्वर में डेफिसिट होने के कारण प्राइसेस जो है ये अपसाइड में जा सकते हैं फर्दर। अभी कुछ न्यू रिपोर्ट्स हैं, अभी मतलब उसमें रिसर्चेस में बताया जा रहा है कि जो एरोस्पेस में जो भी डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं उसमें सिल्वर की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। तो अगर वैसा होता है तो सिल्वर का डेफिसिट और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर में 2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी 2025 में। सिमिलरली जो एजिंग पुरानी माइंस हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से कुछ शटडाउन है, कुछ में प्रोडक्शन स्लो डाउन पे है, तो वो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉपर मार्केट में डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक रोल प्ले कर सकता है कॉपर प्राइसेस को एलिवेट करने। जी, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में बताइए कि सप्लाई चेन पे क्या असर पड़ता है, प्रोडक्शन पे और प्राइसिंग ऑफ कमोडिटी? देखिए, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं। जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर की बात करें तो जैसे चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है बहुत सारी मेटल्स का, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। जी। जब ट्रेड वॉर्स होती हैं तो उसमें सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब टैरिफ लगते हैं तो काउंटर टैरिफ भी लगते हैं, जो हमने रिसेंट में देखा भी। जब यूएस ने चाइना पे टैरिफ लगाए तो उसके काउंटर टैरिफ भी लगे, उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। और जो मेन प्रोड्यूसर होते हैं जिनके लिए वो रॉ मटेरियल है मेटल, वो शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। वो अगर उनको चाइना से नहीं मिल पा रहा है तो वो ट्राई करते हैं अल्टरनेट सोर्सेज जहाँ से उनको वो चीज़ मिल पाए, वो उनका रॉ मटेरियल मिल पाए। तो इस केस में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलता है एक्टिविटीज़ में।
तो इसी तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं वो सप्लाई डिस्ट्रप्शन करते हैं। रशिया यूक्रेन में भी हमने सेम देखा कि रशिया गैस का बड़ा सप्लायर था यूरोप में, और जैसे ही रशिया यूक्रेन का युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद में प्राइजेस में हमने एक अपसाइड आती हुई देखी थी। और सिमिलरली अब इजराइल ईरान का टेंशन्स जो है वो एस्केलेट हो रहे हैं, और हमने देखा कि कल ही न्यूज़ आई और आज क्रूड प्राइसेस भी अपसाइड में है और इवन गोल्ड प्राइसेस भी अपसाइड में है, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग जो है वो गोल्ड में देखने को मिली। जी। करंट ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज जो है सेंट्रल बैंक से, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है इन्वेस्टमेंट पे और इंडस्ट्रियल डिमांड पे? देखिए, इन्फ्लेशन को इस तरीके से समझें कि अगर इन्फ्लेशन का एक टारगेट सेट करते हैं सेंट्रल बैंक्स, अगर उस टारगेट से नीचे की फिगर आती है तो इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो एक टारगेट को मीट करे, क्योंकि इन्फ्लेशन अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। जैसे अभी जो रिसेंट यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन आया तो उसमें फिगर्स जो रिलीज़ करी है उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन से कम थी, तो इसी वजह से अभी जो रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो पहले 25 बेसिस पॉइंट थी, अभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि 50 बेसिस पॉइंट तक कट हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो सस्ते लोन्स मिलते हैं, और अगर सस्ते लोन्स मिलते हैं तो अल्टीमेटली बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है, देन बेस मेटल में बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर इकोनॉमी उसके बाद थोड़ा सा और रिवाइव करती है तो एनर्जी प्राइसेस में भी एक अपसर्ज देखने को मिलता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे बढ़ती है तो क्रूड की डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। प्लस अगर रेट कट होता है तो डॉलर जो है वो वीक हो जाएगा, और डॉलर वीक होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस अल्टीमेटली अपसाइड मूव करेंगे। जी। आप इन्वेस्टमेंट पैटर्न में कोई शिफ्ट देख रहे हैं इन कमोडिटीज़ में? जी बिल्कुल, इस समय मेजर जो ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स में वो है कि गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट जो है आने वाले टाइम में वो सिल्वर की तरफ होता हुआ दिखेगा। सिल्वर में जिस तरीके के डिमांड और सप्लाई के जो पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं उसमें एक्सपेक्टेशन यही करी जा रही है कि आने वाले टाइम में सिल्वर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड को, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड कंटिन्यूस अपसाइड में है। प्लस सेफ हेवन बाइंग जो गोल्ड में देखने को मिलती है वही सिल्वर में भी कहीं ना कहीं कुछ उसका हिस्सा देखने को मिलता है। अगर बेस मेटल प्राइसेस भी सपोर्ट करें तो सिल्वर प्राइसेस ज़्यादा मूव करेंगे, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स जो है वो थोड़े से चेंज होते हुए दिखेंगे। इवन कुछ म्यूचुअल फंड्स ने जो गोल्ड में पहले इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने अपना जो गोल्ड का पोर्शन है वो सिल्वर में ट्रांसफ़र करा है, ऐसी कुछ न्यूज़ हैं। तो आने वाले टाइम में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, इवन कॉपर की साइड में भी शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। जी। कोई मेजर रेगुलेटरी चेंजेस देख रहे हैं आप दैट कुड शेप द फ्यूचर ऑफ मेटल ट्रेड एंड प्रोडक्शन? रेगुलेटरी ज़्यादा तो नहीं है इसमें। एक तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेके कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके माइंस में रोक लगती है, और अगर वैसा ही कंटिन्यूस होता है जैसे ज़ीरो कार्बन की जो पॉलिसी है उस अकॉर्डिंग ही अगर काम होता है तो ऑब्वियसली सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और सप्लाई डेफिसिट को पूरा करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस भी हो रही हैं, जैसे एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी के थ्रू माइनिंग और ज़ीरो कार्बन वाला जो मेथड है जिसके थ्रू माइनिंग हो सकती है। अगर वो चीज़ें सक्सेस होती हैं तो ही हम सप्लाई जो है उतनी दे पाएंगे जितना डिमांड है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से कुछ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो अगर माइनिंग को रोक लगाती हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में एक डेफिसिट और एक डिवाइड पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड मूव कर सकते हैं। जी। सेठी सर, आपके सवाल? मेरे सवाल है गोल्ड के बारे में कि सेफ हेवन की जो अपील है, अभी जो अनिश्चितता चल रही है पूरी, तो उसमें कितनी उसका असर होगा? उससे आपको लगता है कि ये मजबूत होगा और गोल्ड? देखिए, अगर टेंशन्स फर्दर एस्केलेट होती हैं तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि जैसे जैसे टेंशन्स एस्केलेट होती हैं तो प्राइसेस जो है वो अपसाइड में जाते हैं, सेफ हेवन बाइंग आती ही है। लेकिन वो जैसे ही चीज़ें थोड़ा सा सेटल डाउन होती हैं वो सेफ हेवन बाइंग वापस से प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर वो चीज़ें जब तक न्यू डेवलपमेंट उसमें कुछ होता नहीं तो सेफ हेवन तो कंटिन्यूस चलती रहेगी। लेकिन गोल्ड के लिए जो बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो सेंट्रल बैंक इस समय कर रहे हैं, क्योंकि जो डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट में वो लोग अपने एसेट जो क्रिएट कर रहे हैं गोल्ड में वो काफ़ी बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। ज्वेलरी मार्केट आपको कैसे लग रहा है? इंडिया और चाइना में मेन ज्वेलरी मार्केट है,
उसमें कुछ ट्रेंड वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ खरीदारी हो रही है? देखिए एफडीआई इनफ्लोज इंडिया में तो इंक्रीज हुआ है, अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो ऑब्वियसली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस है इस समय इंडिया। चाइना ऑलरेडी स्लो डाउन पे है, तो यहाँ से रिवाइवल के चांसेस हैं, तो इसीलिए चाइनीज इकोनॉमी भी अगर रिवाइव होती है तो इक्विटी मार्केट अपसाइड चल सकती है। लेकिन इंडियन मार्केट की बात करूँ तो इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं इस समय, तो हाँ बिल्कुल चांसेस हैं कि यहाँ से इक्विटी मार्केट भी एक अच्छा रिटर्न देती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर ग्लोबल टेंशन्स रहती हैं तो उस केस में इक्विटी मार्केट में एक करेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगी। अच्छा, अभी नया सोना मिला है कहीं और जगह पे? उसका अंदाजा हुआ है कि कहीं बड़ा खोल सोना निकलने वाला है, कोई खान से निकलने वाला है? कुछ अंदाजा है कि एक बार माइनिंग रिपीट सप्लाई करेंगे, बढ़ेगी क्या? समझ नहीं आया, क्या रिपीट करेंगे कुछ? माइन खानों से सोना निकालते हैं ना, खान में से, माइनिंग जी में से। तो जी। अभी और माइनिंग से आइडेंटिफाई हुई है कि जिनसे मिल सकता है? और रिसेंटली फिनलैंड में और पपुआ न्यू गिनिया में दो माइंस की बात हुई है, बट अभी वो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे है। तो अगर वहाँ से कुछ मिलता है तो चांसेस हैं कि बिल्कुल सप्लाई जो है वो पूरी हो सकती है, जो अब डेफिसिट गोल्ड है का वो कम हो सपोर्ट सकता और रेजिस्टेंस क्या है? है। गोल्ड में इस समय 97,500 का मेजर सपोर्ट होल्ड कर रहा है। जब तक प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, तब तक हायर साइड में ही है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,10,000 तक के प्राइसेस अपसाइड में प्रोजेक्टेड है, वहाँ तक प्राइसेस जा सकते हैं। अगर 1,10 को पार करते हैं तो देन फिर न्यू टारगेट्स जो है वो आइडेंटिफाइड होंगे वहाँ पे। अभी के लिए 1,10,000 के टारगेट्स गोल्ड में बनते हुए दिख रहे हैं। तो अभी स्पेकुलेटिव ज़्यादा है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का है अभी? देखिए अभी इंस्टीट्यूशनल बाइंग, जैसे सीओटी रिपोर्ट को अगर देखें तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल लार्ज इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। हाल तो हायर साइड से जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो बुक कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, लेकिन स्टिल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंटरेस्टेड हैं गोल्ड में। अभी सोलर में और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर की बहुत डिमांड आ रही है, उससे प्राइसेस बढ़ेंगे उसके? देखिए सोलर की बात करें तो ऑलमोस्ट 18% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है सोलर मार्केट में। तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है। इवन अगर इंडिया के टाउन्स में भी अगर चले जाएं तो वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। जैसे जिस गांव से मैं आता हूँ उस गांव में भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे घरों पे सोलर्स जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं, उसमें सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है, कंट्री सोलर की तरफ शिफ्ट करती है, ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करती है, तो सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। और आप कुछ बताना चाहें टेक्निकल सिल्वर का? देखिए वॉल्यूम का मालूम कैसे सिल्वर के? सिल्वर के वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, सिल्वर की डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी है। इवन जो डिस्पोजेबल इनकम हमारी यंगस्टर्स के पास है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस समय अपना जो पैसा है वो गोल्ड एंड सिल्वर में पार्क करें। तो वो न्यू अल्टरनेटिव्स पिक कर रहे हैं, इवन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ जाके वो गोल्ड और सिल्वर में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सिल्वर के अगर चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो सिल्वर इस समय अपने ऑलमोस्ट मोमेंटम इंडिकेटर्स जितने भी हैं उनमें सब में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 200 और 50 और 100 ईएमए से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हायर हाई हायर लोज के साथ मूव कर रहे हैं, जो फर्दर इंडिकेट करता है कि सिल्वर में मोमेंटम जो है वो अपसाइड है। अच्छा, इलेक्ट्रिफिकेशन और ईवी गाड़ियों में कॉपर का कितना यूज़ बढ़ेगा उनके आने देखिए में? बिल्कुल कॉपर की जो डिमांड है वो ईवी में और इलेक्ट्रिफिकेशन में वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से एक्सपेक्टेड जो कॉपर की डिमांड है वो 2% इंक्रीज होने के चांसेस है 2025 में, जो प्रोजेक्शंस हैं ओईसीडी के द्वारा, और डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से प्राइसेस भी गेन करेंगे, लेकिन जो प्रोजेक्शंस है वो 2% के आसपास है। अभी कॉपर की जनरल डिमांड कितनी है और सट्टा कितना हो रहा है? इसके फिगर्स मेरे पास अभी नहीं है। अच्छा, और कुछ आप बताना चाहें खास इसके बारे में? देखिए इस समय अगर बहुत अर्ली हो जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो जैसे मैं पहले गोल्ड एंड सिल्वर को पुश कर रहा था कि गोल्ड एंड सिल्वर में ज़्यादा हो सकता है, तो इस समय सिल्वर पे ज़्यादा फोकस है। उसके बाद सिल्वर के बाद अगर आप प्रायोरिटाइज करने की बात करें तो कॉपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इवन जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वेदांता ग्रुप के जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी बोला है कि बाय 2035
कॉपर का जो डेफिसिट है वो 30% तक हो जाएगा। कॉपर की जो डिमांड है वो 30% ज़्यादा होगी सप्लाई से। तो अगर वैसा होता है तो ऑब्वियसली कॉपर प्राइसेस भी एलिवेट करेंगे। और जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे ट्रांजिशन हो रहा है मार्केट्स में, एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जीज की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो उस केस में कॉपर का काफ़ी बड़ा रोल जो है वो उसमें रहने वाला है। और कॉपर की डिमांड अगर बढ़ती है तो फर्दर कॉपर प्राइसेस अपसाइड ही मूव करेंगे। कॉपर की नई कैपेसिटी कोई आ रही है क्या? अभी तो एज सच मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जय जी। जी। तो रविंदर जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस रहेगी कि अगर वो गोल्ड में इन्वेस्टेड हैं तो कंटिन्यू इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो इन लेवल्स पे ना बनाई जाए। और सिल्वर में कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स पे भी फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। अगर डिप आता है तो वहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन फर्दर सिल्वर का आउटलुक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। प्लस कॉपर में भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। जी। रविंदर जी, थैंक यू सो मच, आपने अच्छी जानकारी दी मेटल्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू सर। धन्यवाद।